लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 6। ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। बेहद प्रसन्न राजू ने बड़ी खुशी से गृह प्रवेश के लिए जा रहे यज्ञ में हिस्सा लिया। मेन हॉल में बड़ा सा हवन कुंड बनाकर यज्ञ करने की व्यवस्था की गई थी। 3 पंडित मंत्र पढ़ रहे थे जबकि बाकी सब लोग यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे। खुश मन से बैठे राजू को जीवन में पहली बार यज्ञ में आनंद ले रहा था। यज्ञ के फौरन बाद भोजन की व्यवस्था की गई। माँ व दोनों बेटों ने स्वयं सभी को पत्तों ने बनाई गई बढ़िया प्लेट्स में पारंपरिक भोजन परोसा। भोजन में झंगुरे की खीर, अरसा, चैसोनी, भांग की चटनी, फाणू का साग, पारंपरिक चावल व मंडवे की रोटियां उपलब्ध थी। यानी एक भी मॉडर्न व्यंजन नहीं बनाया गया था। राजू को भोजन करते हुए एहसास हो गया कि उसके ये रिश्तेदार जितने अमीर थे उतने ही जमीन से जुड़े हुए थे। गृह प्रवेश के कार्यक्रम के बाद उसे इकलौते वास्तविक समझदार रिश्तेदार ने राजू को किसी बहाने से बुलाया और जिंदगी की कड़वी सच्चाई स्पष्ट शब्दों में समझा दी। राजू बेशक पढ़ाई में कमजोर था मगर वो मंदबुद्धि नहीं था, इसलिए उसे उस इकलौते वास्तविक समझदार रिश्तेदार की बातें तुरंत समझ आ गई। राजू को समझ में आया कि जिन मित्रों के साथ वो घूम रहा था वे सब तब गायब हो जाएंगे जब उन्हें काम मिल जाएगा। तब वो अकेला रह जाएगा। अकेले रहकर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो इतने दिनों तक क्या कर रहा था। कोई भी मित्र निठल्ले मित्रों का खर्चा नहीं उठाता। सबको अपने अपने जीवन यापन की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। ये समाज केवल उन्हें इज्जत देता है जो धन कमाते हैं। कल जब राजू शादी की इच्छा करेगा तब लड़की वाले सबसे पहला प्रश्न यही करेंगे कि लड़का क्या करता है। राजू के रिश्तेदार ने अपना एग्जाम देकर बताया कि वो हमेशा से कुछ न कुछ करता रहता है, फिर भी पक्की नौकरी या व्यवसाय न होने के कारण किसी ने उसे अपनी बेटी नहीं दी। राजू एक सामान्य उत्तराखंडी लड़का था, यानी उसे समाज में इज्जत भी चाहिए थी और उसे समाज से एक लड़की पत्नी के रूप में भी चाहिए थी, इसलिए उसे अपने समझदार रिश्तेदार की प्रैक्टिकल बातें तुरंत समझ आ गए। वक्त की दिक्कत यह है कि यदि उचित समय पर उसका सदुपयोग कर लिया जाए तो वो बैंक में रखे पैसे की तरह ब्याज रूपी खुशियां देने लगता है, लेकिन यदि समय का उचित समय पर सदुपयोग न किया जाए तो वो एक तरफा अधूरे प्यार की तरह हमेशा याद आता रहता है और तड़पाता रहता है। इसलिए वक्त का सही उपयोग करो। राजू का रिश्तेदार बोला तो राजू ने तुरंत सहमति जताई। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं? पढ़ाई का मन तो करता ही नहीं, ये भी समझ में नहीं आता कि कौन सा काम करूं। मेरे कुछ दोस्तों में कोई न कोई टैलेंट जरूर है, मुझ में तो कोई टैलेंट भी नहीं है। राजू ने अपने मन की बात कही। क्या तुम्हें हार से डर लगता है? लड़के ने पूछा। ये सवाल बेहद संगीन था, इसलिए कुछ देर तक राजू की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ जी भैया। लगभग 30 सेकंड बाद राजू ने झिझकते हुए जवाब दिया। सोचकर बताओ कि यदि तुमने प्रयास किया ही नहीं, क्या तब तुम हारे हुए हो? लड़के ने सवाल किया। राजू ने जता दिया कि उसे न ही सवाल समझ आया और न ही सवाल का संदर्भ। जब तुम प्रयास करते हो तब तुम या तो जीतते हो या फिर हारते हो। जीतने की स्थिति में तुम्हारे हाथ कुछ आता है, हारने की स्थिति में तुम्हारे हाथ खाली रहते हैं। यदि तुम प्रयास नहीं करते तब भी तो तुम्हारे हाथ खाली ही तो हैं, यानी प्रयास किए बगैर भी तुम हारे हुए ही हो। लिहाजा तुम्हें प्रयास करना चाहिए। हारे हुए तो पहले भी हो, क्या पता तुम प्रयास करते हुए जीत जाओ। राजू के समझदार रिश्तेदार ने कहा। ये बात राजू के तुरंत समझ में आ गई। उसके स्ट्रीट स्मार्ट दिमाग ने इस बात को प्यासे कौवे की कहानी से जोड़कर देख लिया। प्रयास करने से पहले भी तो कौवा प्यासा ही था, यदि उसके प्रयास निष्फल जाते तब भी उसकी स्थिति प्यासे की ही रहने वाली थी। जब कौवे ने प्रयास किया तो जीत गया। ये समझकर राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो क्या करूं भैया? राजू ने ऐसे पूछा जैसे एक सैनिक अपने सेनापति से पूछता है। राजू का इकलौता समझदार रिश्तेदार राजू के भीतर पनपे उत्साह को बड़ी सरलता से महसूस कर सकता था, लिहाजा वो पूरी तरह रिलैक्स हो गया।
उसे यकीन आ गया कि उत्साहित राजू अपने जीवन को सही दिशा में अवश्य ले जाएगा, क्योंकि राजू का यह उत्साह मोटिवेशन से जन्मे अस्थायी जोश जैसा नहीं था, बल्कि ये दूरदर्शिता से पनपी इंस्पिरेशन का उत्साह था। यहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अक्सर हमारे जीवन में कुछ काम केवल इसलिए आते हैं कि वे हमें घर से निकाल सकें, ताकि हम उन अवसरों तक पहुंच सकें जो हमारे लिए माँ प्रकृति ने बनाए हैं। इसलिए कहीं से भी शुरुआत करो, मगर कुछ न कुछ करो, लड़के ने कहकर राजू के मन में उम्मीद का एक बल्ब जगा दिया। लड़के ने देखा कि राजू को उसकी यह बात भी समझ आ गई, जिससे उसे लगा कि अब वो राजू के पिता से किया वादा निभा पाएगा। वो राजू को लेकर अपने घर की छत पर आ गया। बाहर जाकर कुछ करने का मन नहीं है तो घर में रहकर करो, बस कुछ न कुछ करते रहो। और हाँ, याद रखना कि डिग्री पाए इंजीनियर को भले ही कुछ न आता हो, मगर वो उस मैकेनिक से ज्यादा ही कमाता है जिसके पास डिग्री नहीं होती। पढ़ाई कब मदद कर जाए ये तुम नहीं जानते, इसलिए वक्त रहते पढ़ाई कर लेने के केवल लाभ होते हैं। बाकी जो तुम्हारी मर्जी वो करो। ये जीवन तुम्हारा है, अच्छा जीना है या बुरा इसका फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। इन शब्दों के साथ लड़के ने अपनी बात खत्म कर दी। लड़के ने राजू को छत पर अकेला छोड़ा और खुद नीचे आ गया। उसे पता था कि राजू को उसकी कही बातों पर सोच विचार करने के लिए सही जगह चाहिए होगी, इसलिए वो राजू को छत पर ले गया था। छत पर राजू के अलावा कोई नहीं था। राजू के दिमाग में बिना डिग्री वाले मैकेनिक की बात घर कर गई। ये बात इतनी प्रैक्टिकल थी कि इसका प्रमाण हर गली मोहल्ले में दिख जाता है। भारत के हर गली मोहल्ले में ऐसे काबिल लोग पाए जाते हैं जिन्हें इंजीनियर से ज्यादा काम तो आता है, परंतु डिग्री न होने की वजह से न तो उनकी इज्जत होती है और न ही उन्हें उपयुक्त धन मिलता है। कोई तो काम भी करना पड़ेगा और कम से कम ग्रेजुएशन भी करनी ही पड़ेगी। गृह प्रवेश के फंक्शन से पिता की कार में लौटते राजू ने एक कार मैकेनिक को देखते हुए खुद से कहा। 9 सितंबर 2012 के बाद राजू नौकरी तलाशने लगा। पिताजी उसे अपनी ही फर्म में तुरंत नौकरी दिला सकते थे, मगर उन्हें अपने इकलौते वास्तविक समझदार रिश्तेदार की कही बात अच्छे से याद दी। उसने कहा था कि राजू पर अपनी मर्जी न थोपना, उसे खुद अपना रास्ता तलाशने देना। लिहाजा पिताजी राजू को जोश में घर से जाते हुए तथा उदास घर लौटते हुए देखते रहे, मगर उन्होंने राजू को अपने दफ्तर में नौकरी ऑफर नहीं की। क्या कभी आपने सोचा है कि दिल्ली या मुंबई जैसे नगरों में आबादी इतनी ज्यादा क्यों होती है? इसका कारण है हमारी सरकारों की कामचोरी। गांधी जी ने आज़ादी मिलने के बाद नेताओं से कहा था कि भारत गिने चुने शहरों में नहीं बसता, अपितु लाखों गांव में बसता है। मगर कामचोर नेताओं ने गांधी जी की बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। उन्होंने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मिलें व कारखाने खोल दिए और गांव वालों को मजबूर कर दिया कि तुम रोजगार ढूंढते हुए शहरों में आओ। जब लाखों गांवों से लोग निकलकर मुट्ठी भर शहरों में आएंगे तो शहरों की आबादी तो बढ़ेगी ही। राजू को भारत की यह मूर्खतापूर्ण कुव्यवस्था नौकरी ढूंढते हुए समझ आए। जब समस्त उत्तराखंड में रोजगार का अभाव था तो देहरादून में रोजगार कहाँ से मिलता? गिने चुने रोजगार के अवसर तलाशता राजू कई जगह गया, मगर उसे नौकरी नहीं मिली। जैसे कि उसके पिता ने देखा था, राजू हर सुबह जोश के साथ घर से निकलता था और मुंह लटकाकर वापस लौट आता था। जब कई जगह ट्राई करने के बाद भी राजू को काम न मिला तो उसने भी उसी रिश्तेदार से सलाह मांगी जिसे उसके पिताजी एकलौता वास्तविक समझदार रिश्तेदार कहते थे। किसी ढाबे या होटल में ट्राई किया? सलाह के अंदाज में वास्तविक समझदार रिश्तेदार ने पूछा। राजू समझ गया कि उसे नौकरी किस विभाग में तलाशनी है। राजू ने पड़ोस के छोटे से होटल में प्रयास किया और पहले ही प्रयास में उसे उस होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। होटल का मालिक बेहद कंजूस था, इसलिए उसने राजू को बेहद कम तनख्वाह पर रखा था। मगर राजू को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि उसकी जुबान मीठी है और वो नेकदिल भी है, इसलिए उसे ग्राहकों से टिप अवश्य मिलेगी। उसने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ भी था। 16 दिसंबर 2012 राजू के काम का पहला दिन था। उसने पहले ही दिन टिप के रूप में 100 रुपये कमाए थे। वो बेहद खुश था। उसी खुशी में उसे 1 बजे तक नींद भी नहीं आई थी। उधर पढ़ाई करते हुए बबीता ने भी रात के 12 बजा दिए थे।
अगर अभी न सोई तो सुबह नहीं उठने दूंगी। सयानी बेटी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मम्मी जी बोलीं। बबीता बड़बड़ाते बिस्तर में चली गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ भी गई। राजू बबीता मुस्कुराते हुए सो रहे थे। दोनों इस बात से अनजान थे कि कल का अखबार उनके जीवन में एक अहम मोड़ लाने वाला था।